इंडिया न्यूज हरियाणा in association with स्त्री सम्मान स्वाभिमान सशक्तिकरण, हरियाणा राज्य महिला आयोग, एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, न्यूट्रलाइट हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्थियर लाइफ, नेरोलैक पेंट प्लस, पार्टनर सी दास ग्रुप, महारानी इनोवेटिव पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, पिल क्वालिटी जेनरिक्स, सुपर स्क्रूज प्राइवेट लिमिटेड, विक्टोरा ऑटो, इंपीरियल ऑटो, इंडो ऑटोटेक लिमिटेड, Saffron Strokes Aviation, let's fly together. Health partner Metro Heart Institute with Multi-Speciality Hospital, Faridabad. Venue partner Milan Vatika, Sector 11, Faridabad. महिलाएं का आखिरी सेशन रहने वाला है और इस सेशन में हमारे साथ खास महिला जो रहने वाली हैं उनके बारे में मैं क्या उनके बारे में कहूँ। आप लगातार यहाँ पर जितने भी खास मेहमान हमारे इस मंच पर आए उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने हमारी मदद की है, चाहे फिर वो रोजगार देने में मदद हो या फिर किसी भी कानूनी पेच में फंसी महिला की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर फील्ड में महिलाओं की मदद करने के लिए वो आगे आई हैं। वो खास मेहमान हमारे साथ जो इस वक्त मंच पर रहेंगी उनका नाम है रेणु भाटिया, जो चेयरपर्सन है हरियाणा महिला आयोग की। मैम बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और मंच पर आपका स्वागत है। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सहयोगी सोनल। तो रेणु भाटिया जी से जानेंगे कि किस तरीके से वो महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में इस प्रदेश की और इस देश की महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और आत्मनिर्भर बना रही हैं। Over to you, Sonal. थैंक यू ममता। जो जोश शुरुआत में दिखा था वो थोड़ा सा हल्का है और आखिरी सत्र जरूर है, लेकिन इस सत्र में ऊर्जा वही रहनी चाहिए जो शुरुआत में थी। एक बार जोरदार तालियां हम महिलाएं के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए, इस मंच के लिए, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए। रेणु जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू, शुक्रिया। सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूं। इससे पहले बहुत कुछ मंच पर कहा जा चुका है आपके बारे में, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आयाम हैं आपकी पर्सनैलिटी के, एक एक करके हम उस पर आएंगे। लेकिन किसी भी यात्रा की जो शुरुआत होती है वो ओरिजिन होती है बेसिकली। मैं चाहती हूँ कि शुरुआत वहीं से की जाए कि बचपन वाली जो रेणु भाटिया थी और आज हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, तो ये जो सफ़र रहा बीच का, इस सफ़र को रेणु जी कैसे देखती हैं? बहुत टफ सवाल किया आपने, क्योंकि ये सवाल बहुत करुणा से जुड़ा हुआ है। मेरा बचपन, मैं कश्मीर की बेटी हूँ, श्रीनगर कश्मीर की, और मेरा बचपन एक बहुत ही रॉयल, बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि आपके साथ भगवान अगर खुशियाँ देता है तो साथ साथ कष्ट भी देता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कई बार मैं कई गर्ल्स को इंस्पिरेशनल टॉक दे पाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को वैसे जिया है। जब मैं 8 वर्ष की थी मैंने एक एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो दिया। एक ऐसी लड़की जो बहुत लाड दुलार में पली बड़ी थी, वो 8 वर्ष की आयु में माता पिता के बिना रह गई। चाहे आपके पास कितना भी धन सामर्थ्य हो, परंतु जब आपके सिर से माता पिता का साया हट जाता है तो आप निसहाय से और मायूस से माहौल में आप रहने लग पड़ते हैं। वहाँ से लाइफ का स्ट्रगल शुरू हुआ। इसीलिए आज 54 वर्ष की अपनी इस आयु में 8 वर्ष से 54 वर्ष तक का जो मेरा सफ़र रहा वो अप्स एंड डाउन्स के बीच में रहा। माता पिता के बाद चाचा चाची ने पाला, लेकिन आपकी माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, आपके पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। कष्टों से जैसे भी माहौल था उससे मैं निकली और 10वीं कक्षा में आते आते एक पढ़े लिखे रॉयल परिवार का होने के बावजूद परिवार ने एक निर्णय लिया कि अब ये 10वीं में आ गई, अब इसका विवाह कर दो। क्योंकि एक मेंटल जो है एक स्ट्रेस उनको खा रहा था कि अब इस लड़की को जो है ना
सेटल करो, 10वीं में आ गई है, माता पिता के बिना है, कौन देखेगा। और एक मन से कभी कभी मैं बात शेयर करती हूँ कि मुझे कई बार बचपन में माता पिता के बाद एक बात कही जाती थी कि सुंदर नहीं है तो पता नहीं विवाह होगा कि नहीं होगा। तो 7वीं 8वीं कक्षा में आते आते ये एक बड़ा स्ट्रेस मुझे होने लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ। लेकिन लाइफ निकलती गई, 10वीं में विवाह हो गया, मुझसे 14 वर्ष बड़े व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, मैं जानती नहीं थी। जयमाला के टाइम मैंने देखा, ओह ये मेरे पति हैं जिनसे मेरा विवाह हो रहा है। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं जो आपकी लाइफ में एक इतनी रॉयल्टी के बाद आए। विवाह के बाद अकल उतनी ही थी 10वीं की, आजकल तो 10वीं की लड़कियां बहुत समझदार हैं, पर तब उतनी ही अकल थी एक बच्चे की जितनी होती है उस ज़माने में। फिर भी बच्चे हुए, दो, आई वॉज ब्लेस्ड विद 2 daughters 1 son who are very very royal, very nice with me। और लेकिन मन में एक खटका सा रहता था कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, मुझे तो कुछ बनना था। लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, केवल आटा गूंदने तक, सब्जी बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। ऐसा सफर रहा रेणु जी आपका? बहुत, आप बिल्कुल डोमेस्टिक चीजों में उलझे जी हुए। जी जी। मैंने लगभग शादी के भी 9-10 वर्षों तक प्रॉपर एक हाउसवाइफ जैसा, एक ऐसी मदर का काम किया, एक ऐसी बहू जैसा पूरा मैंने अपना फर्ज निभाया। और सडनली एक दिन मेरे पति को लगा, हम एक फंक्शन में गए थे ऐसे ही, वो एक स्टार नाइट थी जिसमें तबस्सुम जी आई हुई थी। तबस्सुम जी एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार रही हैं हमारी। तो तबस्सुम जी के साथ मुझे ऐसे सोफे पे बैठने का मौका मिला। तो बातें करते करते उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम क्या करती हो? तो मैंने कहा मैं हाउसवाइफ हूँ। तो उन्होंने एकदम मेरी तरफ ऐसे टेढ़ा होकर देख के कहा, अरे अच्छी खासी सुंदर हो, कुछ मॉडलिंग क्यों नहीं करती हो? तो मुझे एकदम अपनी उसके बाद चाची शायद रिकलेक्ट, सफर शुरू हुआ, क्योंकि जी। आपकी, मैंने पहले भी कहा कि आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे आयाम हैं। आप एक पत्रकार भी रही हैं, एक न्यूज़ जी। रीडर भी रही हैं। जी। ये सारे फेजेस के इतर मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाऊंगी। जब दर्द की बात होती है, जख्मों की बात होती है, तो उनको कुरेदना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन किसी के संघर्ष की कहानी अगर लोगों तक पहुंचती है तो उससे प्रेरणा ज़रूर मिलती है। आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं रेणु जी। कश्मीरी पंडितों का भी एक समय पर बहुत दर्द रहा, कश्मीरी महिलाओं को आपने एक तकलीफ़ में देखा। आप चूँकि कश्मीर से हैं तो मैं उस पर भी चाहूँगी कि आप जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। कश्मीर का जो माहौल हमने बचपन में देखा था वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन आते आते 90 के बाद से लेकर अब तक तो नहीं कहूँगी, 4-5 वर्ष पूर्व तक कश्मीर में दर्द था। और फॉर्चुनेटली जो मेरा बेटा है वो स्विट्ज़रलैंड में सेटल्ड है पिछले 10-12 वर्ष से, वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। तो मुझसे कोई पूछता है कि आपने कश्मीर भी देखा है और स्विट्ज़रलैंड भी देखा है, तो आपको कौन सा बेस्ट लगता है? तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मुझे कश्मीर ज़्यादा बेहतर लगता है। आपने किताबों में, अखबारों में, न्यूज़ में हमेशा सुना पड़ा होगा कि कश्मीर इज़ मिनी स्विट्ज़रलैंड। बट मैं उल्टा कहती हूँ, स्विट्ज़रलैंड इज़ मिनी कश्मीर। ओनली डिफरेंस इज़ दैट स्विट्ज़रलैंड इज़ डेवलप्ड, कश्मीर डेवलप नहीं हो पाया अपने इन 25-30 सालों की त्रासदियों में। और अब मुझे उम्मीद है जो सरकार थिंग्स आर गेटिंग बेटर, नो Yes. डाउट। कश्मीर बदल Yes. रहा है, कश्मीरियत बदल रही है, कश्मीर के लोगों का अंदाज बदल रहा है और कश्मीर फिर से उसी खुली हवा में सांस लेने की कोशिश में है बिल्कुल, और बिल्कुल। तस्वीर और बदलेगी, ऐसी हम उम्मीद जताते हैं। रेणु जी, आपके, अब मैं प्रोफेशन पर आती हूँ। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं आप। जब से आपने पदभार संभाला है आप लगातार ग्राउंड पर दिखती हैं। आप बहुत सारे रेप विक्टिम से, मैंने पहले भी जिक्र किया, बातचीत करती हैं, लोगों से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगातार सामने आते हैं, उन महिलाओं से आप मिलती हैं। तो आप अपनी इस जर्नी को, क्योंकि आपका भी एक जो पास्ट रहा है उसमें आपने सारी चीज़ें झेली हैं और आप उन्हीं चीज़ों को जब टैकल करती हैं, तो इज़ दिस डिफ़िकल्ट थिंग? यस, मैं जिन हालातों से गुजरी विवाह के बाद, बच्चों के बाद, फिर जब मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू की तबस्सुम जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने जहाँ मुझे प्लेसमेंट देनी चाहिए वहाँ पर ग्रेजुएट होना ज़रूरी था।
ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली दूरदर्शन की न्यूज़ एंकर बनी और 2090 में 1990 में। तो आप ये सोचिए कि 10वीं से ग्रेजुएशन तक का सफ़र करने में जो आपके अप्स एंड डाउन्स आए वो कैसे आए होंगे, और ये सारे हालात क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ से गुजरे हैं, तो आज मेरे पास एक चेयरपर्सन के नाते जब कोई महिला अपनी बात लेकर आती है तो मैं यही सोचती हूँ, मतलब वो जैसे जैसे अपनी बात रखती है मैं खो जाती हूँ अपनी उसमें। अच्छा अब ये बोलेगी मुझ साथ ऐसा हुआ, अब ये बोलेगी ऐसा हुआ, बिकॉज वो मैंने जिया हुआ था। तो इसलिए द मोमेंट विमेन स्पीक्स स्टार्ट स्पीकिंग, आई अंडरस्टैंड कि इसका एंड क्या होगा। रेणु जी देखिए, आपने बीच में खूबसूरती का जिक्र किया, आपने कहा कि सुंदर नहीं हूँ। ये जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि महिला का सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, महिला का सशक्त होना ज़रूरी है। महिला अगर सशक्त है तो वो ऑलरेडी सुंदर है। सुंदरता की परिभाषाओं को अब बदलने की ज़रूरत है। रेणु जी, आप उस स्टीरियोटाइप सोच से पहले भी गुजरी और आप भी आज भी हम उन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या बदला इस दरमियान? देखिए, वक्त बदला है। मेरे टाइम में जब मेरे साथ स्टीरियोटाइप सोच हुई थी वो बहुत पुराना वक्त था, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हमारे पास एक केस आया हरियाणा का, जिसमें एक लड़के ने मात्र 4 महीने में अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ा था कि वो सुंदर नहीं लगती थी उसे। हमने इस केस के ऊपर बहुत उसको प्रेशराइज किया कि ये तो कोई वो ही नहीं है। हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया। जब उसकी मदर आई तो हमने उसकी मदर को भी कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं पाया, एक नॉर्मल साधारण ग्रामीण महिला पाया। तो हमने उस लड़के को बोला, तुम्हारी मदर भी ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो तुम्हारे फादर ने अभी तक रखा है उसे। तो सुंदरता नज़रिया है। कुछ लोगों का, लड़कों का नज़रिया सुंदरता शक्ल से होता है, कुछ लोगों का नज़रिया सुंदरता मन दिमाग से होता है। और आज के युग में आप कितना आगे बढ़ रहे हैं वो सुंदरता है बेसिकली। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जैसा आप देखते हैं, जैसी नजरें वैसा नज़ारा। निश्चित तौर पर इस पर बहुत सारी चीज़ें आई हैं और अब बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। वक्त में मानसिकता में चेंजेस की ज़रूरत है। एक बहुत ही गंभीर मसला हरियाणा के लिए रहा है बेटियों को लेकर, भ्रूण हत्या को लेकर। क्योंकि मैं खुद 10 साल तक मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से मैं जुड़ी रही, हर गांव देहात में मैं गई। मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा महिलाओं को इस चीज़ के लिए अवेयर करने की ज़रूरत है। और देखिए, बहुत पेनफुल होता है जब आप एक बेटी हो और आप बेटी के पैदा होने की भीख मांग रहे हो मंच पर जाकर। ये मेरे लिए बहुत दर्द भरा सफ़र रहा है। रेणु जी, आप इस में कितना बदलाव देखती हैं? ये जो भ्रूण हत्या को लेकर अब केसेस हालांकि कम हुए हैं, लिंग भेद पर मानसिकता जो है वो बहुत बदली है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल। अभी भी मानसिकता कहीं कहीं पर बहुत रूढ़िवादिता और गंदे मानसिकता है। अभी कुछ देर पूर्व मंच पर एक छोटी बच्ची आई 13 वर्ष की, जिसने अभिनय किया इस बात के लिए कि महिलाओं, बेटियों का जन्म होना चाहिए। कोई बेटी की या उसकी माँ की मृत्यु घर में जन्म देने की वजह से ना हो जाए। ये बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट था। इतनी छोटी बच्ची ने आज एहसास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि हम डे टू डे अपने केसेस में उस विषय को प्रैक्टिकल देखते हैं। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक लॉन्ग विजन रखा कि बेटियों का दर अगर कम होगा तो कितना अपराध बढ़ेगा, पुरुष की मानसिकता कहाँ तक जा सकती है। और आज हम बेटी पढ़ाओ बचाओ की बात करते हैं। हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 14 से लेकर अब तक ये जो बेटी बचाओ वाला अभियान चलाया, इसका आंकड़ा 800-900 तक आ गया। और आज हम उससे कहीं आगे बढ़ गए हैं। हमने बेटी बचा ली, हमने शिक्षा के माध्यम से, हमारी अभी अधिकारी बैठी थी मंच पे, शिक्षा के माध्यम से बेटी पढ़ा ली। अब तो हम सब महिलाओं को जुटकर एक बात करनी है कि बेटी बच गई, बेटी पढ़ गई, अब बेटी आगे कैसे बढ़े।
मजबूत और कैसे इसमें हो उस सबसे विषय सबसे पर। जरूरी बात देखिए, बहुत वो कहते हैं ना कि महिलाओं को समझना होगा, महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है, इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन आप महिलाएं जब महिलाओं के लिए खड़ी नहीं होंगी तो फिर आप एक पुरुष से वो अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महिला जितना महिला को बेहतर समझती है, मुझे नहीं लगता कि पुरुष आज भी समझ पाया है। सोनल, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल हमारे महकमे में विषय है कि महिलाएं महिलाओं को नहीं समझती, महिला महिला की दुश्मन है। ये एक बड़ी पुरानी एक कहावत सी बनी हुई थी। लेकिन मैं एक ऐसी महिला हूँ, आज चेयरपर्सन हूँ, एक उदाहरण हूँ कि मेरी सास ने मुझे ग्रेजुएशन कराया, पोस्ट ग्रेजुएशन करने लंदन भेजा, और आज मैं पढ़ लिख कर आपके बीच यहाँ बैठी हूँ, इस ओहदे को संभाल रही हूँ। तो ये एक बहुत जोरदार तालियां एक बार सोचने का विषय है। मैम की सासू माँ के लिए भी हो Yes. जाएं, ऐसी सासू माँ मैं हर बहू को मिले। मैं हर मंच पर, हर स्कूल में, हर कॉलेज में जितनी लड़कियां मुझे वहां दिखती हैं, मैं सबको दुआ देती हूँ कि तुम सब लड़कियों को मेरी सास जैसी सास मिले। बहुत अच्छी क्योंकि अगर ऐसी सास आपकी होगी तो आप कभी पीछे नहीं रह सकती। और दूसरा, आज की महिलाओं को जो मेरी उम्र की हैं या 2, 4, 5 साल छोटी बड़ी होंगी, मैं उन सबको कहती हूँ कि अगर आपको अच्छा परिवार चाहिए तो आपको एक अच्छी सास बनना होगा। कभी ना कभी तो वो महिला सास बिल्कुल ठीक बनेगी। बात है। तो जब वो एक अच्छी सास बनेगी, भले ही वो अच्छी बहू बनेगी तो वो अच्छी सास जरूर बनेगी। लेकिन हमारे सामाजिक ताने बाने में बहुत सारी जटिलताएं हैं रेणु जी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम बात तो करते हैं लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के लिए लड़ने में घबराते हैं। मैं पहले भी इस मंच से ये बात कह चुकी हूँ कि हम जब पब्लिक डोमेन में किसी चीज़ को लेकर आते हैं तो हमारे पैर पीछे चले जाते हैं। हमें लगता है कि सोशली हार्म हो सकता है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में जब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा है, उसको कौन टैकल करे, घर पर कौन इस चीज़ के लिए बगावत करे। ये बगावत शब्द तो बहुत सुंदर है, लेकिन बगावत आसान नहीं है आज भी महिलाओं के लिए। यस, बगावत एक ऐसा शब्द है जो डरावना सा लगता है, हाँ। लड़ाई वाला लगता है। लेकिन हम बगावत कर किस चीज़ के लिए रहे हैं, आज हमको उस विषय पर सोचना होगा। हमें बगावत करनी है स्वयं को मजबूत करने के लिए। हमें पैसा, जायदाद, ये ले लें वो ले लें, इस चीज़ की अगर हम बगावतें करते रहेंगे तो हम समाज को सुदृढ़ नहीं बना सकते। वो वक्त गया जब इन चीज़ों की लालच होती थी। आज हमें बगावत करनी है अपने आप को स्टैंड करने के लिए। और बगावत का मायने हम उस चीज़ से ना लें कि मैंने कहा था पति से लड़ लो, ससुराल में लड़ लो, मायके में लड़ लो और बगावत कर लो। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह Yes. रही हैं आप। हमें बगावत stand women होने के लिए। empowerment and gender biasness Yes. both are different thing। आज के समय में हमने इस कॉन्सेप्ट को इतना कंफ्यूज कर दिया है ना कि हमें लड़ना है लिंग भेद के खिलाफ, हम एक दूसरे से बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें पुरुषों ने महिलाओं से बेहतर कर ली तो वो पुरुषों के मंसूब नहीं हो गई, कुछ महिलाओं ने पुरुषों से वाइस वर्सा हो गया तो वो किसी के मंसूब नहीं हुआ। वो हर किसी की अपनी एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है, बट स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर एम्पावरमेंट, वी आर गेटिंग बेटर कि हमें पुरुषों से बेहतर होना है। इस लड़ाई को इतना कंफ्यूज कर दिया। कंपटीशन को खत्म करना होगा, इस सोच को खत्म करना होगा कि मुझे उससे बेहतर बनना है। तुम तो पहले से ही बेहतर हो, तुम खुद को और बेहतर बनाओ। अभी एक आपकी पैनल में थी मैडम गंजू, जो मानव रचना की डीन थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम कंपटीशन करना छोड़ दें, हम स्वयं को निखारना, संवारना, बनाना, मजबूत करना शुरू कर दें। क्योंकि कंपटीशन की भावना में 50% हो, मुझे वहाँ बनना है। सी, इफ यू आर केपेबल, हमारी एजुकेशनिस्ट केपेबल थी तो वो आज सेक्रेटरी बनी। वहां पे कोई कोटा नहीं था कि पुरुष बनेगा या महिला बनेगी। तो आप जब केपेबल होते हैं तो आप अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं। बट रेणु जी, मुझे ऐसा लगता है कि अपब्रिंगिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस। आपको लगता है कि जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है, हम देखते हैं, हम आज भी अपने बच्चों को, बच्चियों को बार्बी डॉल गिफ्ट करते हैं, मेकअप किट्स गिफ्ट करते हैं। बेटे को क्या गिफ्ट करते हैं हम? बंदूक गिफ्ट करते हैं, ट्रैक्टर गिफ्ट करते हैं, हवाई जहाज गिफ्ट करते हैं। बेटा हवाई जहाज उड़ाए और बेटी बार्बी डॉल बनकर घर में रहे। इस चीज़ को हमें बचपन से दुरुस्त करने की ज़रूरत है और बहुत बड़ी खामी है निश्चित तौर पर। मैं इसका एक अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ उदाहरण दूंगी। मेरे फादर के पास उस ज़माने में जर्मन माउजर हुआ करते थे, पिस्तौल दोनों तरफ वो लगाते थे, कश्मीर जैसी जगह में रहते थे।
और मुझे याद है मैंने 6-7 वर्ष की आयु में पहली बार अपने पिता की पिस्तौल उठा ली थी। और उठा के जब मैंने ऐसे किया तो मेरे डैडी मुझे देख रहे थे कि इतनी भारी पिस्तौल उठा ली लड़की ने। तो उनके अंदर क्या भावना आई होगी, बट आई एम अनफॉर्चुनेट, मैं लंबा उनके साथ नहीं रह पाई। लेकिन मुझे वो पिस्तौल उठाना अच्छा लगता है और आज भी मैं उठाती हूँ। और मैंने उस वजह से अपनी बेटी को नेशनल शूटर बनाया। बहुत अच्छी जब वो बात है, पिस्तौल बहुत अच्छी उठाती है बात तो मुझे अपना बचपन उसमें दिखता है। तो इसलिए किसी चीज़ के लिए हमें ये करना कि ये दायरा पुरुष का है, दायरा महिला का है। आज हमारी सारी अफसर बैठी हैं, पुलिस अधिकारी, सबके बगल में पिस्तौल है। आप बोल के तो देखिए कुछ। तो इसलिए आपको अपनी जगह खुद बनानी है, मजबूत करनी है। बोल किलब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। निश्चित तौर पर बोलेंगे, अपनी ज़बान खोलेंगे तभी तो किसी समस्या का समाधान निकलेगा। बहुत सी औरतें आज भी चुप्पी साधे बैठी रहती हैं और यही चुप्पी है, यही खामोशी है जो महिला को कहीं ना कहीं भीतर से उसकी जड़ों को खोखला करती है। एक प्रश्न मेरा रेणु जी आपसे हरियाणा को समझने के लिहाज से है। आप चूंकि हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, आप अलग अलग तरह के मसलों से डील करती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि हरियाणा में किस तरह के मसले आपके सामने ज़्यादा आते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जिनको हमें रूट कॉज को जानने की ज़रूरत है? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और सुनने वालों को इस पर समझना भी होगा, अमल भी करना होगा, सुधार भी करना होगा। वर्ष 2021-22 में हमारे पास 2276 केस आए और 2276 केसों में 70% केस यंग जनरेशन के थे, जो 22 साल, 25 साल, 28 साल, मैक्सिमम 30 साल। क्यों थे? क्योंकि उनमें लाइफ को बैलेंस करने की जो है समझ, ट्रेनिंग या कोई बात नहीं है। हम कई बार कहते हैं आपको बर्दाश्त करना चाहिए, आपको कोऑपरेट करना चाहिए, आपको एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट का मतलब बर्तन साफ करना, घर में पल्लू में बैठ के रहना, वो नहीं होता। एडजस्ट का मतलब है आप जहाँ प्लेस्ड है, वेदर इट इज लाइफ आफ्टर मैरिज, वेदर इट इज योर जॉब, वेदर इट इज एनीवेयर वेयर यू गेटिंग सेटल्ड, you should adjust that place, understand that place. When you understand that place, you will be a good adjustment officer. मैनेजमेंट का कोर्स हम क्यों करते हैं? मास्टर्स इन फलानी मैनेजमेंट। एडजस्ट करते करते ना एट लास्ट चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। मैंने देखा है महिलाओं को एडजस्टमेंट बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और एक एट लास्ट आकर उनको लगता है कि अब ब्लास्ट होना चाहिए। एडजस्टमेंट को चेंज करिए ना, एडजस्टमेंट को मैनेजमेंट में लाइए। आप ऐसा एडजस्टमेंट करिए जो आपके हिसाब से मैनेज हो रहा हो। आपको ये नहीं करना कि आपको किसी से दब के रहना है या किसी लड़की को किसी के अधीन रहना है। आप जहां पर हैं अपनी उस जगह को मैनेज करके चलिए। मैं हरियाणा की बेटियां जो भी इस कार्यक्रम को सुन रही हैं उनको अपनी मदर इन लॉ की एक बात ज़रूर और बताऊंगी जो मेरे लिए नसीहत थी और मैंने उसको अमल किया और सक्सेस हूँ। मेरी सास ने एक बार कहा कि बेटा 1 साल अपने ससुराल के मुताबिक चल लो, पूरी जिंदगी ससुराल आपके मुताबिक चलेगा। और वो मैंने उसको जिया। मतलब मैंने कोई मैनेज करने के लिए उनके कोई मैं ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे उनके अधीन रहना पड़ा, बट जैसे उनका स्वभाव था उसके मुताबिक जिया। जैसे देवर का स्वभाव था, बैठा है पीछे, उसके मुताबिक किया। जैसे मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का स्वभाव था वैसे जिया। उसके बाद अगलों ने मुझे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। बेटा ये रहा चाबियों का गुच्छा, अब तू संभाल। जिसके लिए बड़ी लड़ाई होती है फिल्मों में, हम देखते हैं चाबी के गुच्छे के लिए पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। अपने को तो खुद मिला जस्ट बिकॉज मदर इन लॉ की बात को अमल किया। सो यही बात आप MBA में पढ़ते हैं। जब आप मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स इन लाइफ मैनेजमेंट, मास्टर्स इन ये, मास्टर्स इन वो, विदेशों तक पढ़ने चले जाते हैं पर अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति की मैनेजमेंट को नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैनेजमेंट तो हर काम में ज़रूरी है। रेणु जी आप बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब हम थोड़ा रूरल और अर्बन एरिया का थोड़ा डिफ्रेंसिएशन पे बात करते हैं। अर्बन एरिया में महिलाएं थोड़ी, वही बगावत शब्द का इस्तेमाल करूंगी, थोड़ा बगावत जल्दी कर जाती हैं, अच्छा पढ़ लिख जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। लेकिन जो ग्रामीण तबका है आज भी वहाँ पर ये चाबी का गुच्छा आसान बात नहीं है।
आज उनको आज भी फाइट करना पड़ता है। मैं इस चीज़ को डिनाई करूंगी, नहीं मानूंगी, क्योंकि हमने, मेरा स्टाफ बैठा है वो जानता है, हमने जितने केसेस देखे अर्बन और रूरल एरिया के, अर्बन एरिया में फिर भी लड़की सोच लेगी लिव इन में नहीं रहना, रूरल की रह रही हैं, मैरिड, 3-3 बच्चों वाली, 2-2 बच्चों वाली रह रही हैं। हमारे पास एक केस आया, बड़े बुजुर्ग बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनकर आए और सारे बेचारे अपनी बात रखी उन्होंने। जब मैंने पूरा केस सुना और समझा तो मैंने कहा अब दिक्कत कहाँ है। कहते अपनी बहू फलाने के साथ लिव इन में चली गई, ग्रामीण गांव की लड़की जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको भी पता है। और जब हमने उससे केस की बात की तो कहती आप मुझे कुछ कह नहीं सकते, मैं 21 वर्ष से बड़ी हूं और कानून ने लिव इन रिलेशनशिप लीगल किया है। अब आप कहाँ गांव और अर्बन और रूरल की बात कहाँ आ गई? कुछ चीजें आप सही कह रही हैं, सही बात है, कुछ विरासत में मिलता है, कुछ चीजें विरासत में मिल जाती हैं, उनको हम इस तरह से नहीं कह सकते कि वो आगे भी हमारे साथ इसी तरह से चलेंगी। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कि देखिए जो बच्चियां हैं, मैं एक दिन ट्रैवल कर रही थी और मैंने देखा कि 10 से 20 लड़कियां खड़ी हुई हैं सड़क पर, वो किसी एग्जाम को देने के लिए आई थी। मैंने पूछा कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? दे सेड मैं हम भिवानी से बिलोंग करते हैं। बोले हमारे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है मैडम, तो हम यहाँ पर आते हैं, हमारे एग्जाम्स यहाँ हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रूरल एरियाज़ का आज भी बच्चियों को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से रोकता है। बहुत सारी दिक्कतें, मैं फिर कहूँगी कि विरासत में जो चीज़ें मिल गई वो एक इतर चीज़ है, लेकिन जो आपका आसपास का सराउंडिंग है दैट मैटर्स अ लॉट। मैं आपको इसके ऊपर भी एक अपने महिला आयोग का उदाहरण दूंगी। हमारी एजुकेशन सेक्रेटरी बैठी हैं और आज बहुत चेंज है। पिछले 4-5 वर्षों में लगभग हर गांव तक बस पहुंच रही है, लगभग, इक्का दुक्का कोई 4-5 रह गए हो अलग बात है, लगभग हर गांव तक बस पहुंच रही है। आज एजुकेशन के लिए लड़की को वो नहीं सोचना पड़ रहा, आज उनको लैपटॉप घर तक दे दिया गया, आज उनको साइकिल दे दी गई, स्कूटी दे दी गई, उनको हर 15 to 20 किलोमीटर लेकिन रेणु जी बहुत बड़ी आयरनी है ना, हम हर दिन अखबारों में पढ़ते हैं किसी लड़के पर तेजाब नहीं फेंका जाता, किसी लड़के को दहेज के लिए जलाया नहीं जाता, किसी लड़के पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता। इसमें जो अखबार रंगे मिलते हैं वो हर बार लड़कियों से ही रंगे मिलते हैं। जिस दिन लड़कियां ये स्ट्रांग हो जाएंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया, जाओ मैं तुझे छोड़ती हूँ, जिस दिन कोई लड़की ऐसा स्ट्रांग हो जाएगी उस दिन ये लड़कों का ये रोआब बंद हो जाएगा। एक बार लड़की करे तो जाओ मैं तुझे छोड़ती हूं, तुम मेरे काबिल नहीं। क्यों लड़कियां सहती हैं कि मैं तेरे काबिल नहीं हूं? क्यों? तुम तो सबसे ज्यादा काबिल हो, तुम तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का रूप हो, कैसे काबिल नहीं हो? वो कहाँ मिन्नत करने चाहता है, हे भगवान पैसा दे दे, लक्ष्मी की पूजा। वो कहाँ ताकत मांगने जाता है, माँ दुर्गा के पीछे। नवरात्र करता है, माँ दुर्गा की पूजा करता है, क्यों? मीनिंग क्या है? तो इसलिए जिस दिन लड़कियां स्ट्रांग हो गई उन्होंने सोच लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रेणु जी, आप मजबूती की जरूरत है। और देखिए दोनों ही आयाम हैं, हम चाहे कितनी तरक्की की बात कर लें, हम चंद्रयान 3 उड़ाने की बात कर लें, लेकिन आज भी बच्चियों को गुफाओं में छिपना पड़ता है, चाहे उनकी पूजा होती हो। धरती पर आज भी शराबी पति उसे पीटता है, चाहे आप दुर्गा के रूप में उसकी पूजा करें या फिर आप शेरावाली के रूप में पूजा करें, लेकिन धरती पर आज भी सिचुएशन को बदलने की ज़रूरत है। दोनों ही पहलू हैं। आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं इस दिशा में, आप बधाई के पात्र हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अल्लामा इकबाल का ये शेर है और इसी शेर के साथ मैं इस सत्र का समापन करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका हमारे इस सत्र में शामिल होने के लिए। तरफ से सोनल जी, ये दरअसल
जो आप महिलाएं हैं ना, उनसे ही हम लोग हैं। आज ना महिलाएं समानता दिवस भी है, पर मेरा मानना है कि ये जिसने भी कहा है ना कि आप बराबर हैं या हम बराबर हैं, गलत कहा है। आप हमसे बेहतर हैं, कई गुना बेहतर हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया मैम। इंडिया न्यूज हरियाणा इन एसोसिएशन विद स्त्री सम्मान स्वाभिमान सशक्तिकरण, हरियाणा राज्य महिला आयोग, एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, न्यूट्रलाइट हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्थियर लाइफ, नेरोलैक पेंट प्लस, पार्टनर सी दास ग्रुप, महारानी इनोवेटिव पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, पिल क्वालिटी जेनरिक्स, सुपर स्क्रूज प्राइवेट लिमिटेड, विक्टोरा ऑटो, इंपीरियल ऑटो, इंडो ऑटोटेक लिमिटेड, Saffron Strokes Aviation, let's fly together. Health partner Metro Heart Institute with Multi-Speciality Hospital, Faridabad. Venue partner Milan Vatika, Sector 11, Faridabad.